हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सीआरसी सर, फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा, आपके अपने यूट्यूब चैनल द्रोणा मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ब्लैक बुक की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो टॉपिक अपन ने आज के लिए लिया है वो है लिमिट। इस लेक्चर को आप अच्छे से देखें और लास्ट तक देखें। इससे आपको लिमिट के जो काफ़ी कॉन्सेप्ट्स है वो आपको सीखने को मिलेंगे और प्रॉब्लम्स को किस तरीके से डील किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, वो आपको सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, यहाँ पे है ग्रेटेस्ट इंटीजर सेम क्वांटिटी, वेयर एन यहाँ पे सॉरी वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये जो बॉक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर को शो कर रहा है, ये बताया गया है, इन्फॉर्मेशन दी गई है। अपन को इसका लिमिटिंग वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले अपन को डील करना है इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैसे डील करें। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर को अपन ने अच्छे से डील कर लिया तो ये वाला पार्ट सॉल्व करना कुछ टिपिकल नहीं रहेगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस वाले पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले पार्ट को कैसे डील करेंगे। तो अपन लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। अब इस वाले पार्ट में एन इन्फिनिटिव की तरफ टेंड कर रहा है, पॉजिटिव साइड है। इसका मतलब अपने पास में एन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर यहाँ पॉजिटिव क्वांटिटी है, मैं इसका वैल्यू चाहता हूँ कि किसी इंटीजर के बीच में लाई करवाना चाहता हूँ, तो वो कैसे लाई करवा सकता हूँ। अगर मैं इस वाले पार्ट में इन दोनों को हटा दूँ, एन अपने पास में इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा हो तो पॉजिटिव क्वांटिटी, ये दोनों अगर मैं हटा दूँ तो इस वाले क्वांटिटी का जो वैल्यू होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर मीन्स एन से तो बड़ा आएगा डेफिनेटली, क्योंकि इसके अंदर समथिंग क्वांटिटी एड होने के बाद में स्क्वायर रूट लेके रखा है। अगर मैं इनको हटाने के बाद में स्क्वायर रूट लूँ तब मिलता है मेरे को एन। इसमें तो कुछ ऐड करके रखा होता है, ये डेफिनेटली ये वाली क्वांटिटी बड़ी है। अगर इसी क्वांटिटी के अंदर मैं एन ऐड कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं एन ऐड कर दूँ तो ये वाली क्वांटिटी जो होगी वो अपने पास में जो ऐड करने के बाद में बनी क्वांटिटी वो इससे तो बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी छोटी रहेगी। एन ऐड करने पे यहाँ बनेगा एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन, जो कि बनेगा एन प्लस वन का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी बन जाएगी अपने पास में स्क्वायर रूट से बाहर आके एन प्लस वन। इसका मतलब ये वाली जो क्वांटिटी अपने पास में उसका वैल्यू एन से एन प्लस वन के बीच में। तो इसका इंटीग्रल पार्ट अगर अपन लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये वाली क्वांटिटी अपने पास में 4 से लेके 5 तक है, ये वाली क्वांटिटी अपने पास में 4 से लेके 5 है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 4। मीन्स अपने पास में अगर कोई क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे इस यहाँ पे, वो जो कि n से लेके n प्लस वन के बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना हो जाएगा, सिर्फ n। तो अपने पास में पता चल गया कि इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है वो कितना होने वाला है n। तो अपने को पता चल गया ग्रेटेस्ट इंटीजर स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, इसका जो वैल्यू है कितना है n। ये वाली वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन माइनस एन। ओके, यहाँ पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है और स्क्वायर रूट आ रहा है, इसका मतलब रेशनलाइजेशन कर लेना चाहिए। तो रेशनलाइजेशन अगर अपन करेंगे तो रेशनलाइजेशन करने के बाद में क्या बन जाएगा, एन स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, और यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ प्लस एन और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे अपन स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन प्लस एन से। रेशनलाइज कर दिया अपन ने। रेशनलाइज करने के बाद में ये बन जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहाँ पे अपने पास में बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो बनेगा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वाला पार्ट अपने पास में कितना बन रहा होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन प्लस एन। ओके, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर रह गया अपने पास में न्यूमरेटर में एन प्लस वन। यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर अपन यहाँ से डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, एन स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, या एन स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो एन ओवरऑल एन बाहर आ जाएगा। मैंने एन कॉमन निकाल लिया। एन कॉमन निकालने के बाद में यहाँ पे बचेगा एन स्क्वायर, यहाँ से कॉमन निकला, ओवरऑल एन कॉमन आया तो यहाँ पे बचेगा वन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर, यहाँ से कॉमन आ चुका था एन तो यहाँ बचा। जैसे ही अपन यहाँ से ओवरऑल ऊपर से भी कॉमन निकाल लेते हैं
एन कॉमन निकाल लेंगे तो ये बच जाएगा 1+1/n। ये एन से एन कैंसिल आउट। अगर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बच जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ भी बचेगा 1। तो ओवरऑल अपने पास में बच जाएगा इसका लिमिटिंग वैल्यू 1/2। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला पार्ट इसका काफी इंपॉर्टेंट था। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ क्या किया अपन। n² + n+1, इसमें से अगर मैं n+1 को हटा दूं तो इसका स्क्वायर रूट वैल्यू n हो जाएगा, जबकि इसमें ऑलरेडी एडेड है, मतलब ये वाला क्वांटिटी बड़ा है। मतलब ये वाला क्वांटिटी अगर अपन हटा के लिखें तो ये वाला क्वांटिटी जो n है वो छोटा रहेगा। अगर मैं इसी में n ऐड कर दूं, इसी में n ऐड कर दूं तो ये वाली क्वांटिटी जो होगी वो बड़ी हो जाएगी। किससे? इससे। अगर मैं इसमें n ऐड करने के बाद में नया क्वांटिटी बनाऊं तो वो बड़ा रहेगा। किससे? इस वाली क्वांटिटी से। तो n ऐड करने पे बनेगा क्या? n² + 2n+1 जो कि होगा n+1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा? n+1। तो इस तरीके से अपन ने पता किया है कि इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना होने वाला है। तो अपन को पता ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना मिला? n। उसके बाद में काफी आसान क्वेश्चन था। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा इससे भी। देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे x -इन्फिनिटी की तरफ लिमिट क्या? x टेंडिंग टू -इन्फिनिटी। और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है -x, और इसके अंदर बोला हुआ है कि इसका लिमिट का जो वैल्यू है वो फाइनाइट है। मतलब इसका कुछ फाइनाइट आंसर आने वाला, लिमिट एग्जिस्ट करेगी और फाइनाइट आंसर आएगा। जो फाइनाइट वैल्यू है वो नॉन जीरो, मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 नहीं आने वाला है। तो अपन को पूछा है कि c का वैल्यू बताओ और इसके लिमिट का वैल्यू बताओ। तो स्टार्ट करते हैं कैसे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना। तो देखो यहाँ पे अपन लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू -इन्फिनिटी, यहाँ पे x⁵ + 7 x⁴ + 2 x⁻c - x। ओके, ये क्वेश्चन है। अपन क्या करते हैं, यहाँ से पहले अगर लिमिट अगर अपन पुट करें तो लिमिट पुट करने पे ये इन्फिनिटी बनाएगा, ये भी इन्फिनिटी बना रहा होगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जैसी कुछ फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ से x की बड़ी पावर बाहर निकाल लेते हैं। x की बड़ी पावर कितनी है? 5। तो x की पावर 5 बाहर निकालूंगा तो x की पावर 5c बाहर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी पावर इसकी कितनी है? c। तो मैं अगर कॉमन निकालूं तो कुछ इस तरीके से कॉमन आ रहा होगा, लिमिट x टेंडिंग टू -इन्फिनिटी, x की पावर 5c कॉमन आ गया। x की पावर 5c इतने से पार्ट से कॉमन आएगा, वो x की पावर 5c कॉमन आ गया। वो अगर अपन कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बचेगा कितना? 1 प्लस यहाँ पे बचेगा 7/x, यहाँ पे बचेगा 2/x की पावर 5 और होल पावर c, और यहाँ पे -x, ये वाला पार्ट बच रहा होगा। अपन क्या करते हैं, इन दोनों में से भी x को कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे x को कॉमन निकालेंगे यहाँ पे बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू -इन्फिनिटी, कॉमन आने के बाद में यहाँ x बच जाएगा। यहाँ पे बचेगा कितना? x की पावर 5c - 1, और यहाँ पे बचेगा 1 + 7/x + 2/x पावर 5 होल पावर c -1, ये बच गया अपने पास में। अब हम देखते हैं एक बार लिमिट अप्लाई करके कि क्या बन रहा है यहाँ पे। जैसे ही मैं अगर लिमिट अप्लाई करता हूँ ये इन्फिनिटी बन रहा है, और अपने पास में यहाँ पे ये वाला पार्ट अपन जैसे इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे ये वाला पार्ट अपने पास में 0 बन जाएगा, ये 0 बन गया। तो यहाँ बचेगा 1, 1 - 1 0, तो 0 × इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। उसके लिए इसको क्या बनना पड़ेगा? अपने पास में 1 बनना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसको 1 बनने के लिए इसकी पावर को क्या बनना पड़ेगा? 0 बनना पड़ेगा। इसकी पावर को 0 क्यों बनना पड़ेगा? क्योंकि जैसे ही अपन लिमिट अप्लाई करेंगे ये इन्फिनिटी बनेगा, और इसमें लिमिट अप्लाई, इस वाले पार्ट को कुछ देर के लिए छोड़ दो, इसमें जैसे अपन ने लिमिट अप्लाई की तो ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट भी 0, तो यहाँ बचेगा 1, 1 - 1 0। तो अगर ये 0 बन रहा है तो इसको क्या बनना पड़ेगा? 1। अगर ये 1 बन गया तो ये 0 × इन्फिनिटी फॉर्म बना देगा। तो इसका मतलब अगर अपन यहाँ पे 0 × इन्फिनिटी फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि ये जो एक्सपोनेंट है वो क्या बन जाए? 0 बन जाए। जैसे ये 0 बनेगा ये 1 बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ से अपन को पता चल गया कि c का वैल्यू कितना होना चाहिए? अपने पास में 1/5 होना चाहिए।
अपन को पता चल गया c का वैल्यू चाहिए अपन को 1/5। अब c का वैल्यू 1/5 है, ये वाला पार्ट रिमूव हो चुका है। यहाँ पे अपने पास में क्वेश्चन सिर्फ इतना रहेगा, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। जैसे 1/5 पुट करेंगे ये 1 बन चुका है, यहाँ पे x बाहर बैठा है, x बाहर बैठा है। ओके, अब अपने पास में यहाँ पे जैसे यहाँ पे c का वैल्यू 1/5 अप्लाई करेंगे और अपन बाइनोमियल अप्लाई करेंगे, बाइनोमियल अप्लाई कर देते हैं। बाइनोमियल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 + 7/x प्लस 2/x⁵ होल पावर 1/5 माइनस 1। ओके, बाइनोमियल अप्लाई कर देते, इन दोनों को सिंगल टर्म अज्यूम कर लेते, 1 + nx इस तरीके से ओपन करेंगे तो यहाँ बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, सॉरी माइनस इनफाइनाइट, x 1 + nx, nx अप्लाई करेंगे तो यहाँ 7/5x प्लस यहाँ पे बन जाएगा 2/5x⁵। आगे के टर्म्स लेंगे तो उसके अंदर जो टर्म्स आएंगे उसमें x की पावर बड़ी ही आनी है। ओके, देन -1। यहाँ पे अपन ने इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। अब ये x अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, x का अंदर जैसे मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास में 7/5। अगले वाले टर्म में मेरे पास में बनेगा 2/5x⁴। जो भी आगे के टर्म लेते हैं उसके अंदर जो डिनोमिनेटर है उसमें x की पावर बड़ी आती। तो अपने पास में यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। जैसे x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे ये वाले पार्ट 0 बन जाएंगे, मतलब आगे की सारी टर्म भी क्या बन जाएंगी, 0। उसकी वजह से जो अपने को लिमिट का वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, 7/5, जो कि अपने पास में कैसी क्वांटिटी है, नॉन जीरो क्वांटिटी और फाइनाइट क्वांटिटी भी है। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करवाने के लिए जरूरी था कि c का वैल्यू कितना बन जाए, 1/5 बन जाए, और लिमिट का वैल्यू कितना आएगा, c/5। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या अपन ने किया। सबसे पहले अपन ने क्या किया, यहाँ से x की जो बड़ी से बड़ी पावर थी वो कॉमन निकाली, जिससे कि x की पावर कितना बन गया, 5c बन गया। जैसे अपन ने ये अप्लाई किया उसके बाद के अंदर अपन ने इस x को कॉमन निकालने के लिए ओवरऑल x कॉमन निकाल लिया, और यहाँ से अपने पास में क्या बना, x की पावर 5c - 1 और ये वाला पार्ट। अब यहाँ पे जैसे अपन ने लिमिट चेक किया कि लिमिट का कौन सा फॉर्म बन रहा है, कौन सा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन सकता है, तो जैसे ही अपन ने x इनफाइनाइट पुट किया ये माइनस इन्फिनिटी, तो अपने पास में ये वाला पार्ट अपने पास में बन रहा था 0, तो ये 1 1 - 1 0। इसका मतलब ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन सकता है। उसके लिए जरूरी है कि ये वाला पार्ट बन जाए। 1 कब बनेगा, जब इसका एक्सपोनेंट 0 हो जाए। इसका एक्सपोनेंट 0 कब होगा, जब c का वैल्यू 1/5 हो जाए। इसका मतलब c का वैल्यू जब 1/5 होगा तब यहाँ पे अपने पास में लिमिट का ये फॉर्म बनेगा और इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आगे अपन ने बाइनोमियल का यूज किया, 1 + nx ये फॉर्म यूज किया और अपन ने इसकी लिमिट का वैल्यू कैलकुलेट किया जो कि आया 7/5। तो इसके अंदर c का वैल्यू अपन को मिल गया 1/5 और इसके लिमिट का जो वैल्यू आया वो अपने पास में आ गया 7/5। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 4n डिवाइडेड बाई 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 साइन थीटा होल पावर n प्लस 1। ये कह रहे हैं इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो वैल्यू p के इक्वल है। p का वैल्यू 0 नहीं है, मतलब अपने पास में इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी और वो नॉन जीरो रहेगी। थीटा का वैल्यू 0 से π/2 के बीच में। तो अपन से पूछा गया है कि देन p प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई p, इसका वैल्यू कितना। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके अंदर यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है उसकी पावर कितनी, n+2, तो दोनों की पावर n बनाते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, एक जो एक्स्ट्रा पावर 2 है उसको अलग कर देते हैं। तो इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 4 पावर n डिवाइडेड बाई 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 साइन थीटा पावर n। जो एक्स्ट्रा पावर 2 है उसको अलग कर दिया, 4 माइनस रूट थ्री प्लस 2 साइन थीटा पावर 2 अलग कर दिया। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन इन दोनों टर्म्स को पेयर अप करना चाहते हैं, कंबाइन करना चाहते हैं। क्यों, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी देखते हैं। सबसे पहले कंबाइन कर लेते हैं, बाद में लॉजिक समझते हैं। यहाँ पे दोनों को कंबाइन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिवाइड में ला रहा हूँ। डिवाइड में लाते ही ये क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। यहाँ पे जैसे ये डिवाइड में आएगा यहाँ बन जाएगा 1/, यहाँ पे दोनों की पावर कितनी है n, तो इसलिए ये डायरेक्टली एंटर कर जाएगा इसके अंदर और ये बन जाएगा 1 माइनस
√3/4। ये 4 इसके डिवाइड में लगेगा तो यहाँ पे बनेगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 होल पावर n। यहाँ पे अपने पास में 4 माइनस √3 प्लस 2 साइन थीटा पावर कितना 2। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं वो यहाँ समझते हैं। अपन को पता है कि अगर a पावर इन्फिनिटी फॉर्म होता है और a जो है वो बेस है, अगर 1 से बड़ा होता है तो ये वाली क्वांटिटी अपने पास में किधर अप्रोच करती है, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करती है। यही क्वांटिटी अगर a 0 से 1 के बीच में होती है तो अपने पास में ये वाला वैल्यू होता है वो कितना बन जाता है, 0 बन जाता है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में कोई क्वांटिटी की पावर इन्फिनिटी, मतलब एक से छोटी क्वांटिटी की पावर इन्फिनिटी है तो उसको 0 की तरफ ले जाएगा। तो इसी वाले लॉजिक को अपन यूज करेंगे। यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं इस वाले लॉजिक को, अपने पास में थीटा का जो इंटरवल है वो दिया हुआ है 0 से π/2 के बीच में। 0 से π/2 के बीच में अगर इंटरवल दिया हुआ है और अपन को यहाँ से एक फाइनाइट आंसर निकालना है तो देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर अपन यहाँ पे थीटा का वैल्यू 60 डिग्री पुट करते हैं, थीटा का वैल्यू कितना पुट करते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री पुट करते ही होगा क्या, 60 डिग्री पुट करते ही यहाँ पे ये जो क्वांटिटी अपने पास में, ये जो क्वांटिटी है वो अपने पास में कितनी बन जाएगी, अपने पास में 60 पुट करते हैं, साइन 60 कितना था √3/2, √3/2 तो ये बन जाएगा √3/4, ये भी √3/4 कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ बचेगा 1 पावर n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा तो ये वाली क्वांटिटी तो 1 रहेगी। इसका मतलब अपने पास में ये वाली क्वांटिटी 1 बन गई। अब अगर अपन देखते हैं कि ये वाली वैल्यू अगर 60 से बड़ी हो गई या 60 से छोटी रही तब क्या होगा। अगर अपन ने मान लो कि 60 से बड़ा वैल्यू लिया, फॉर एग्जांपल मान लो कि अपन ने वैल्यू ले लिया π/2, एग्जैक्टली π/2 ही ले लिया अपन ने, π/2 पुट करते ही ये वाली क्वांटिटी बन जाएगी अपने पास में 1/4। जैसे अपन π/2 पुट करते ये हो जाएगी 1/2 प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएंगे अपने पास में 3/2 और ये वाली जो क्वांटिटी है वो 1/2 से छोटी क्वांटिटी है। इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी 1 से बड़ी रहेगी और 1 से बड़ी रहने की वजह से जब पावर इन्फिनिटी लगेगा तो वो उसको 0 की तरफ ले जाएगा, जबकि अपन को बोला गया है कि ये लिमिट का वैल्यू 0 नहीं है। इसका मतलब अपन 60 से बड़ा वैल्यू नहीं ले सकते। अब 60 से छोटा वैल्यू क्यों नहीं ले सकते वो भी देख लेते हैं। अगर मैंने 60 से छोटा वैल्यू लिया तो ये वाली जो क्वांटिटी आएगी वो 1 से छोटी आ जाएगी। 1 से छोटी होने की वजह से पावर जब उसके ऊपर इन्फिनिटी लगेगा तो ये वाली क्वांटिटी अपने पास में क्या बन जाएगी 0। अब 0 से डिवाइड होगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए सिर्फ थीटा का वैल्यू क्या होना जरूरी है, थीटा का वैल्यू होना जरूरी है π/3 60 डिग्री। ये जब π/3 होगा तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, मतलब 60 डिग्री पे ही पॉसिबल है। अगर अपन को समझ में आ गया ये है तो ये वाली क्वांटिटी उस टाइम पे 1 बन जाएगी, तो ये वाली क्वांटिटी लिमिट का वैल्यू दे रही होगी, क्या वैल्यू मिलेगी, जैसे ही मैंने π/3 पुट किया ये बन जाएगा π/3 मतलब 60, तो ये √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस ये बचेगा 4। तो अपने पास में लिमिट का जो एक वैल्यू मिलेगा अपन को वो कितना मिल जाएगा 1/16। तो अपन को जो लिमिट का वैल्यू मिला है यहाँ पे 1/16 मिला है, वो कब मिला है, क्योंकि जब अपन थीटा का वैल्यू एक्जैक्टली π/3 पुट कर रहे हैं तब ये वाली जो क्वांटिटी अपने पास में 1 बन रही है। अगर इससे बड़ा वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी 1 से बड़ी हो जाएगी। 1 से बड़ी होने की वजह से पावर जब इन्फिनिटी पुट होगा तो ये क्वांटिटी इन्फिनिटी को जाएगी और इन्फिनिटी की वजह से ये वाली क्वांटिटी 1/∞ 0 की तरफ चला जाएगा, जबकि अपने पास में लिमिट का वैल्यू 0 नॉन जीरो बोला हुआ है कि लिमिट का वैल्यू नॉन जीरो है। लिमिट का वैल्यू उस कंडीशन में भी आ रहा है लेकिन वो 0 मिल रहा है, जबकि उनको बोला गया लिमिट का वैल्यू 0 नहीं है। लेकिन अपन ने थीटा का वैल्यू अगर 60 से छोटा लिया तो ये वाली क्वांटिटी 1 से छोटी रहेगी, 1 से छोटी रहेगी तो पावर जब इन्फिनिटी लगेगा तो ये 0 बनेगा और ये 0 से जब डिवाइड करेंगे तो ये इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इसका तो दोनों ही कंडीशन में जब 60 से बड़ा ले रहे हैं या 60 से छोटा ले रहे हैं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, एक कंडीशन में कर रही है बट वो अपने पास में नॉन जीरो आ रहा है। लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है और नॉन जीरो कब आ रहा है, जब थीटा का वैल्यू अपने पास में π/3 हो। तो वहां से अपने पास में लिमिट का वैल्यू कितना मिला 1/16 और थीटा का वैल्यू कितना मिल गया ये। तो अपन थीटा और पी जो कि लिमिट का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते और वैल्यू कैलकुलेट कर लेते इसका। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/16 प्लस cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1/16। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम 16 आएगा, 16 आते ही यहाँ पे बनेगा 1 + 8
यहाँ डिवाइडेड बाई 16 और ये 1/16, 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, फाइनली आंसर आ गया 9। तो इस तरीके से अपन ने इसको कैलकुलेट किया। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट क्या था वो फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी अपने पास में बेस ए है और पावर इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही है, और बेस अगर 1 से छोटा है तो ये वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगी, और बेस अगर 1 से बड़ा है तो ये वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगी। यही वाला लॉजिक अपन ने यहाँ यूज किया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ए और बी डिफाइंड किए हुए। ए क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। अपन को पता है कि जो क्वाड्रेटिक होता है उसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -d/4a। तो -d/4a, तो माइनस डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, -4 ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 3, डिवाइडेड बाई 4a, ए का वैल्यू 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा अपन को 2। तो ए का वैल्यू मिल चुका है। अब बी का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। बी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अपन क्या करते हैं, लिमिट कैलकुलेट करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको लिख देते हैं sin x इंटू cos x। ओके, यहां से मैं क्या करता हूँ, e पावर माइनस एक्स को कॉमन निकाल लेता हूँ। e पावर माइनस एक्स को कॉमन निकालूंगा तो e पावर माइनस एक्स कॉमन आ गया। जैसे ही कॉमन निकाला यहाँ पे e के पावर कितना बन जाएगा 2x माइनस 1। अब मैं क्या करता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से 2x से डिवाइड किया, यहाँ मैंने 2x से मल्टीप्लाई किया। जैसे 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये वाला जो वैल्यू 1 बन गया। सिमिलरली यहाँ पे साइन x अपॉन x, ये वाला पार्ट भी अपने पास में क्या बन गया, 1 बन गया। जैसे ये 1 बना, बचा हुआ पार्ट क्या बच गया अपने पास में, लिमिट अपने पास में x टेंडिंग टू 0, ये 1/2 बाहर, 1/2 बाहर, यहाँ पे ऊपर बच गया cos x, नीचे बच गया e पावर माइनस x। जैसे लिमिट पुट करेंगे, ये अपने पास में cos 0 का वैल्यू 1, e पावर 0 ये भी 1, ओवरऑल b का वैल्यू अपने को मिल गया 1/2। तो इस तरीके से a का वैल्यू अपन को मिल गया 2, b का वैल्यू मिल गया हाफ। दोनों का वैल्यू अपन पुट करेंगे यहाँ पे, अपन क्या वैल्यू कैलकुलेट किसका करेंगे, इस सीरीज का। तो स्टार्ट करते हैं इसका सीरीज का वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अपन यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ से अपन ए और बी का वैल्यू यूज करेंगे। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं, ये सिग्मा वाला सीरीज है, सिग्मा आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू n, ए का वैल्यू 2 है, 2 पावर आर, बी हाफ है, हाफ पावर n माइनस आर। ओके, एक्सपेंशन ओपन करते हैं। सबसे पहला टर्म r का वैल्यू 0 पुट करते हैं, ये 2 पावर 0, यहाँ पे अपन 0 पुट करेंगे तो 1/2 पावर n। जैसे ही अपन पुट करेंगे यहाँ पे 1 पुट करेंगे यहाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पावर 1, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 2 पावर n माइनस 1। ओके, आगे की टर्म में देखेंगे तो यहाँ पे अगर जैसे 2 पुट करेंगे, यहाँ मिल जाएगा 2 स्क्वायर, यहाँ मिल जाएगा 2 पावर n माइनस 2। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे n पे पहुंचेंगे, ये मिल जाएगा 2 पावर n, और ये मिल जाएगा अपने पास में 2 पावर 0, यहाँ पे अपने पास है 2 पावर 0। अब अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। अगर मैं पूरी टर्म्स में से, अगर सभी टर्म्स में से मैं कॉमन निकाल लूँ, कॉमन क्या निकाल लूँ, 1/2 पावर n, 1/2 पावर n कॉमन निकाल लूँ, तो यहाँ पे अपने पास में बचेगा 1। यहाँ पे अपने पास में 1/2 पावर, या जैसे मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पे बच जाएगा 4, यहाँ पे अपने पास में बच जाएगा 4। जैसे अपन कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे 2 स्क्वायर मीन्स अपने पास में 4 स्क्वायर ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से लास्ट में 4 पावर n कॉमन आ जाएगा। तो ये अपने पास में जीपी बन गई, जिसका कॉमन रेशियो कितना है 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये तो बाहर आ गया 1/2 पावर n। इस जीपी का सम कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट टर्म 1, तो सम बन जाएगा 4 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 मीन्स 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट यूज हुए, लिमिट का भी यूज हो गया, इसके अंदर अपने पास में एक्सपेंशन का भी यूज हो गया, साथ में जीपी का भी यूज हो गया, और साथ में जो अपने पास क्वाड्रेटिक है उसके मिनिमम वैल्यू का भी यूज हो गया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी मिक्स कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इफ अल्फा बीटा आर 2 रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन, एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, उसके 2 रूट है अल्फा और बीटा, और साथ में बोल के रखा है कि एक का वैल्यू -1 नहीं है, 0 भी नहीं है। ओके, साथ में बोल के रखा है नन ऑफ विच इज इक्वल टू यूनिटी, मतलब इसका कोई भी रूट 1 नहीं है। द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट गिवन है इस फॉर्म में, तो अपन को बताना है k इंटू एल का वैल्यू क्या है। ओके,
तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले उस क्यूबिक को डील करते हैं। क्यूबिक को कैसे डील करेंगे, क्यूबिक को लिखते हैं ए एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 माइनस ए बराबर 0। इन दोनों पार्ट को क्लब करते हैं तो यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा, साथ में बचेगा अपने पास में एक्स की क्यूब माइनस 1, एक्स की क्यूब माइनस 1 प्लस यहाँ पे बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। दोनों में से x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे अपने पास में बचेगा कौन, a, साथ के अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर a x प्लस a, यहाँ पे 1 बराबर 0। अपने पास में एक रूट इस क्यूबिक का 1 आ चुका है। बाकी के दो रूट के बारे में अपन को बोल के रखा है कितना है, a अल्फा और बीटा। तो इस क्वाड्रेटिक को अपन अब कैसे लिख सकते हैं, इसके दो फैक्टर अपन को पता चल गया, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, और इसका कोफिशिएंट a है, लीडिंग कोफिशिएंट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये है x माइनस ए, लीडिंग कोफिशिएंट a है तो a, और रूट कौन है अल्फा और बीटा, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो ये जो क्यूबिक इक्वेशन है उसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अपन ने इस तरीके से एक्सप्रेस कर लिया। अब इसका यूज किस तरीके से कर सकते हैं वो देखते हैं इसमें। पहले सबसे पहले इस वाले टर्म्स को ऑब्जर्व करो, इसके अंदर x टेंडिंग टू क्या है, 1 अपॉन अल्फा। अपने पास में अल्फा के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो अगर इसको 1 अपॉन अल्फा की जगह पर अल्फा के अंदर लिमिट ले आए तो अपने लिए काफी यूजफुल हो सकती है। तो कैसे लिमिट को चेंज करेंगे, लिमिट चेंज करते हैं, अपन x को रिप्लेस कर देते हैं 1 अपॉन टी से। जैसे x को 1 अपॉन टी से चेंज करेंगे तो अपने पास में t का लिमिट कितना हो जाएगा, t टेंडिंग टू अल्फा हो जाएगा, क्योंकि x 1 अपॉन अल्फा को जा रहा है तो t किधर जाएगा, अल्फा की तरफ जाएगा। तो अपन देखते हैं कि क्या बनेगा, ये लिमिट t टेंडिंग टू अल्फा। जैसे ही अल्फा पुट किया यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस ए, साथ में बनेगा टी क्यूब माइनस ये बनेगा 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये बन गया माइनस ए डिवाइडेड बाई, जैसे ही अपन पुट करेंगे ये बनेगा 1 माइनस अल्फा, साथ में x की जगह 1 अपॉन टी पुट कर दिया माइनस 1, साथ के अंदर 1 अपॉन टी माइनस 1। ये अपन ने सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो ए टी क्यू बनेगा माइनस साइन के साथ में, तो माइनस ए टी क्यू बना, ये बनेगा साथ में माइनस टी, और साथ में बन जाएगा प्लस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई एलसीएम कितना आया था, टी क्यूब। यहाँ पे ये वाला पार्ट बनाएगा e की पावर क्या बनेगा, t माइनस अल्फा अपॉन टी। ये वाला पार्ट अपने पास में क्या बना रहा है, t माइनस अल्फा अपॉन टी माइनस 1। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 1 माइनस टी, तो इसको बना देता हूँ मैं t माइनस 1 और इस माइनस को बना देता हूँ प्लस, तो ये बन गया e, और डिवाइडेड बाई t। ओके, और लिमिट अपने पास में है t टेंडिंग टू अल्फा। ओके, अब अपन क्या करते हैं, इस वाले पार्ट के अंदर जैसे ही अपन अल्फा पुट करते हैं ये 0 बना रहा है, मतलब 0/0 फॉर्म क्रिएट की जा सकती है जिससे कि इसको 1 बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ t माइनस अल्फा अपॉन टी से, तो t माइनस अल्फा अपॉन टी से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। जैसे मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा ये वाला पार्ट क्या बन चुका है, 1। यहाँ पे टी क्यूब है, यहाँ टी स्क्वायर है, कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ एक टी बच जाएगा। अब रिमेनिंग जो पार्ट है वो क्या रहेगा वो देखते हैं, लिमिट t टेंडिंग टू अल्फा। अब अगर इस वाले इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो सेम ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, इसका मतलब इसको रिप्लेस कर सकते हैं इससे। तो जैसे ही रिप्लेस करूंगा यहाँ बन जाएगा a x माइनस एक्स की जगह t में t वेरिएबल है तो t माइनस 1, t माइनस अल्फा, t माइनस बीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे अपने पास में एक t बचा था t, यहाँ पे अपने पास में जो एक्सप्रेशन बची है वो क्या है, t माइनस 1 और t माइनस अल्फा। t माइनस 1 से t माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, t माइनस अल्फा से t माइनस अल्फा कैंसिल आउट हो गया। अब लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a, यहाँ बनेगा अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा। अब अपने पास में लिमिट का जो वैल्यू गिवन था वो क्या गिवन था, ये अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो l के प्लेस पे कौन है 1 और k के प्लेस पे भी कौन है 1, तो इसका मतलब l का वैल्यू और k का वैल्यू दोनों का ही वैल्यू 1 आ गया, तो इसका मतलब l इंटू k का जो वैल्यू आने वाला है अपने पास में वो कितना आने वाला है 1। तो l इंटू k या kl का जो वैल्यू आ गया अपने पास में 1 आ गया। तो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट यूज था इसमें लिमिट का भी, साथ में क्यूबिकल एक्सप्रेशन को किस तरीके से डील करना है फैक्टराइज करके वो भी, और स्टैंडर्ड लिमिट का भी। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर 5 किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटिव x प्लस
ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी होल पावर 1/3 माइनस एक्स। जैसे ही अगर अपन एक्स पुट करते हैं तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जैसी फॉर्म बन रही है, तो यहाँ से सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा अपन इस क्वेश्चन को अच्छे से अरेंज करते हैं, देन इसको सॉल्व करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, देखो यहाँ पे अगर डिग्री की बात करें तो एक्स एक्स और एक्स अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो एक्स की क्यूब बाहर निकलेगा और पावर 1/3 की जगह होने की वजह से ये बाहर ओनली क्या आएगा, एक्स आएगा। इसका मतलब मैं यहाँ से कॉमन निकालने की कोशिश करता हूँ, कॉमन निकालता हूँ एक्स यहाँ से, एक्स यहाँ से और एक्स यहाँ से। जैसे मैं कॉमन निकालूंगा एक्स की क्यूब पावर 1/3 की वजह से बाहर आएगा सिर्फ एक्स, तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ एक्स। तो यहाँ पे बनेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, कॉमन निकाल लिया मैंने एक्स। जैसे ही कॉमन एक्स निकाला यहाँ पे बच गया 1 प्लस ए बाई एक्स, पावर भी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ 1/3, 1 प्लस बी बाई एक्स पावर 1/3, 1 प्लस सी बाई एक्स पावर 1/3 माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, बाइनोमियल का यूज कर लेते हैं। बाइनोमियल का यूज करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे अपने पास में कितना बन जाएगा nx, जैसे अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा a/3x। आगे के टर्म जो आएंगे उसमें हायर डिग्री आएंगी तो लिखने का कोई सेंस नहीं है। फिर यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे अपने पास में क्या बनेगा 1 प्लस b/3x, सिमिलरली 1 प्लस c/3x माइनस 1। अब इनका प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x बाहर 1 इंटू 1 इंटू 1 ये 1। और जब इसका प्रोडक्ट 1 के साथ में करेंगे तो यहाँ बनेगा a/3x। जब इसका प्रोडक्ट 1 1 1 के साथ में करेंगे तो यहाँ बनेगा b/3x। जब इसका प्रोडक्ट 1 1 के साथ करेंगे तो c/3x। ये तो 1 1 वाले देख लिए। अब 2 2 के पेयर में प्रोडक्ट करेंगे तो ये दोनों प्रोडक्ट होंगे तो ab, ये दोनों प्रोडक्ट होंगे तो bc और ये दोनों प्रोडक्ट होंगे तो ac आएगा, और साथ आएगा 1/9x²। तो यहाँ पे 1/9x² और साथ में आ जाएगा ab प्लस bc प्लस ca। सिमिलरली जब ये तीनों प्रोडक्ट होंगे तो साथ में आएगा abc डिवाइडेड बाई 27x³, ओके माइनस 1। ओके, अब ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। अब जब ये मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा अंदर तो यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास में a/3, यहाँ बन जाएगा b/3, यहाँ बन जाएगा c/3 प्लस x से मल्टीप्लाई होते ये बन जाएगा 1/9x। साथ में ये क्वांटिटी आएगी प्लस abc डिवाइडेड बाई 27x²। जब अपन लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट क्या एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0, बचेगा कौन, सिर्फ ये। इसका मतलब बचेगा क्या, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरीके से इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सेम क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी पावर 1/4 माइनस एक्स और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इस तरीके से वापस से सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ 1/4 यहाँ 1/4 यहाँ 1/4 आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे a/4x आएगा। और फाइनली जब आंसर सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे x प्लस a1 x प्लस a2 x प्लस a3 से लेके x प्लस an और पावर 1/n हो, साथ में माइनस एक्स हो, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा a1 से लेके an डिवाइडेड बाई n। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर के अंदर अपन ने लिमिट के काफ़ी अच्छे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन किए। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और आप इस तरीके के लेक्चर और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।